Hello student, good morning all of you. I am विक्रम कुमार गौतम. जैसा कि बेटा अब तक हम स्टडी कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. अब तक हमने बेटा जो चैप्टर का बताया था कि आपको जो भी स्टडी हमने की है, अब हम अपने चैप्टर के सबसे लास्ट लेक्चर पे आ रहे हैं, क्योंकि आज का जो लेक्चर है बेटा हमारा वो सबसे लास्ट लेक्चर है जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो हमने जैसा कि बताया था पिछले लेक्चर्स में भी आपने स्टडी की होगी, हमने बता रखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स होते हैं वो 3 इवेंट्स हमने बता रखे थे. पहला था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा था फर्टिलाइजेशन और तीसरा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो हम क्या करेंगे, आज का जो हमारा लेक्चर लास्ट होगा इस चैप्टर का वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा हर बार की तरह हम पहले आपको फ्लैशबैक में जाते हैं या फिर रिकॉल करते हैं कि हमने स्टडी अब तक क्या की. उससे क्या होता है कि बेटा बहुत लोगों का ये है कि सर बार बार वो चीज़ों को दोहराते रहते हैं या फिर बैक का रिपीट करते हैं. उससे आप ही का फायदा है बेटा. इससे क्या होता है कि हमको सारी समरी के बारे में पता चल जा रहा है कि हम क्या क्या अब तक पढ़ चुके हैं या फिर उसकी स्टडी हमको कहाँ कहाँ तक चैप्टर में गए हुए हैं, क्या चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हमने लेक्चर के दौरान क्या किया था, उसकी समरी हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ में रिकॉल कर लेते हैं. जैसा कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हमने बताया था लाइफ स्पेन के बारे में. लाइफ स्पेन हमने बताया था कि बर्थ से लेकर डेथ तक की जो टाइम फ्रेम होता है उसको हम लाइफ स्पेन कहते हैं, जीवन काल कहते हैं जीवधारियों का. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जो लाइफ स्पेन होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है. उस पर हमने डिस्कस किया था. एनसीईआरटी में जो मेंशन किया हुआ था बेटा वो हमने आपको डिस्क्राइब किया हुआ था या फिर आपको डिस्कस किया हुआ था. उस पर हमने नेक्स्ट आपको हमने डिस्कस किया हुआ था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके स्पीशीज के व्यू से अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन कितना एडवांटेज है, उसका एडवांटेज हमने देखा था, डिसएडवांटेज देखा था. रिप्रोडक्शन के हमने टाइप्स पे डिस्कस किया था. तो हमने 2 रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखे थे, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल डिस्कस किया था हमने पूरा. उसमें डिफरेंट टाइप्स के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे. असेक्सुअल के रिप्रोडक्शन थे जिसमें डिफरेंट टाइप्स के बताया, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, बहुत सारे हमने डिस्कस किया. उसी का एक पार्ट हमने बड़ा इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस किया था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. फिर उसके बाद हमने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आए थे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमने उसके डिफरेंसेस देख लिए थे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. फिर उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कस किया था. सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हमने बहुत सारे डिस्कस किए. फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट पे आए हुए थे हम क्या, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसके इवेंट देखे थे जहाँ से आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो नीट के होते हैं. फिलहाल हमने आपसे कई बार डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने नीट का लेवल का तो नहीं पढ़ते, लेकिन आपका 100% तो नहीं बेटा, 90% नीट के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं. और 90% आप सोच लीजिए कि आपको यहाँ पे ही प्रिपेयर्ड हो जाता है. और आगे आपकी प्रिपेयर करने की जब जाएंगे तो आपको यही चीज़ें वहाँ पे भी मिलेंगी. थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेगा, जो 10% या 20% आपको अलग से करना पड़ेगा. तो आपको बेनिफिट 90% तो मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ. आप क्वेश्चंस आपको यहीं पे सॉल्व करवा रहे हैं. चैप्टर समाप्त होने के बाद भी हम सारे एमसीक्यू आपको दे देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे. क्वेश्चंस आपको क्या बने हुए एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमको नीट में क्या क्या बना हुआ है वो सारे हम अवेलेबल आपको करा देंगे. और आपसे आशा करता हूँ कि आप भी नीट के जो बैक पेपर में है वो आप खुद आपको देखते रहिए. और चैप्टर जैसे ही खत्म होता है तो आप उसको सॉल्व करिए कि हमको इस चैप्टर से हमको क्या क्या क्वेश्चन मिले हुए थे नीट के लेवल में या कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं. और मेरे हैं, मैं तो बताता रहूँगा बेटा आपको कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं या फिर नीट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ तक इवेंट्स दिया. इवेंट्स में हमने देखा था कि आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में देखा था. उसमें 2 आपको फेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट थे उस इवेंट्स में. एक था आपको गैमेटोजेनेसिस और दूसरा था गैमेट ट्रांसफर. गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत जो भी एनसीईआरटी में था हमने डिस्कस किया. उसके बाद फिर उसके बाद हमने गैमेट ट्रांसफर पे देखा, पॉलिनेशन के द्वारा कैसे होता था. वो अलग अलग पॉलिनेशन था, हमने डिस्कस किया था, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, इसके बारे में. फिर उसके बाद हमने जो पिछला लेक्चर हमारा समाप्त हुआ था वो था आपको फर्टिलाइजेशन.
फर्टिलाइजेशन पे हमने देखा था, तो हम कल वाले लेक्चर में शायद कोई क्वेश्चन आपको नहीं दे रखा था, लेकिन आज कुछ क्वेश्चन आपको दे रखते हैं इस चैप्टर को इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले, जो आज का लास्ट लेक्चर है। तो आपका शुरुआती तो 2-4 मिनट 5 मिनट आपके होते हैं, तो हम इसीलिए रिकॉल करते रहते हैं बेटा कि आप भी आपको प्रिपेयर रहिए, आपको बार बार एक्सप्रेस करते रहेंगे तभी आप पढ़ेंगे, वरना बहुत लोगों को ये लगता है कि इस कान से सुनते हैं और कान से निकाल देते हैं। तो स्टडी आपको करनी है बेटा, आपको मेहनत करनी है। हमारा काम है आपको सारी एनसीईआरटी की जितने भी लाइन है उसको 100% कवर करना और ब्रीफली आपको डिटेल में आपको क्या करना, प्रोवाइड करवाना। तो वो मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूँ। आपका काम बनता है कि अच्छे से पढ़ें और हार्ड वर्क करें, क्योंकि आपको मेहनत एक न एक दिन बेटा क्या होती है, रंग लाती है। तो आपसे भी आशा करता हूँ कि आप इंटर के बाद आप निकलेंगे तो आपको बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे, किस ग्रुप में जाना है। यदि आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आपको बहुत ज़्यादा आपको क्या होगी, सुविधा मिलेगी इस एनसीईआरटी से पढ़े हुए या फिर क्लास 11 का और 12 का। तो बेटा हम जैसा स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं जो आपको चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आपको क्वेश्चन जो होंगे बेटा वो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो? सॉरी, पहला क्वेश्चन बल्कि ले लीजिए, व्हाट इज सिंगैनी। सिंगैनी, ये देखना, व्हाट इज सिंगैनी। सिंगैनी क्या होती है उसको आपको क्या करना, परिभाषित करना कि सिंगैनी किस प्रोसेस को हम सिंगैनी कहते हैं। क्लियर बात? सारे ने लेक्चर में बता भी रखा है बेटा आपको। दूसरा आपको पॉइंट है क्वेश्चन में, दूसरा बताना व्हाट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में आपको बताना। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसको डिफाइन करना बेटा कि आपको बस 1-2 लाइन में आप डिफाइन कर सकते हो कि उससे मुझे ये बात है कि आपको क्लियर हो चुका है कि आपको वो जो हमने ये पॉइंट आपको लिखे हुए उसका अर्थ आपको समझ में आता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट आपको हमने कल ही आपको एक पॉइंट बताया हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि तीसरा क्वेश्चन है, आपको ये बताना है जूडोगैमी। थोड़ा सा एनसीईआरटी हंस के हमने आपको बता रहे हैं जूडोगैमी क्या होता है, जूडोगैमी किसे कहते हैं, किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है जूडोगैमी। जूडोगैमी। और चौथा इसी में आपको, सॉरी इसी में लिखिए जूडोगैमी एंड साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी, इसका ये क्वेश्चन आपका है। और क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको बनाना है चौथे वाले पॉइंट में सेल्फ पॉलिनेशन, एंड क्रॉस पॉलिनेशन, जो मैंने बता रखा है। और पॉलिनेशन पे हम डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको थोड़ी पॉइंट आपको यहाँ पे जो हमने बताया है वो आपको क्लियर रहे कि हमने स्टडी अब तक जो की है वो हमको क्लियर है, क्योंकि आगे चल के आपको सारी डिटेल में हम आपको बेटा समझा देंगे, आपको डिटेल में प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये आज का क्वेश्चन रहा, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, और नोट डाउन करके कल बेटा आपको हमको क्या करना है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा कि सिंगैमी क्या होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जूडोगैमी एंड साइफोनोगैमी क्या होती है, एंड सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो क्लियर हुआ? इसके बाद हम आपको आते हैं, आज हमारा लास्ट जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12 में चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है। थोड़ा सा बेटा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकती है क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। नाउ द स्टार्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इफेक्ट्स। क्लियर हुआ?
तो हम देखते हैं कि बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है। तो इसमें देखना है कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, तो आपको कह रहा है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान से सुनिएगा, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, मतलब जाइगोट के बनने के बाद। क्लियरली यही कह रहा है कि हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस में कि दो गैमेट आपस में फ्यूज कर रहे थे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तो वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती थी। प्रोसेस के बाद आपको क्या इन्वॉल्व हुआ था, फॉर्मेशन किसका हुआ था, जाइगोट। तो जो जाइगोट बना, फिर जाइगोट के आफ्टर जाइगोट के बनने के बाद की जितनी भी प्रोसेस होती है, जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, वो सारी घटनाएं आपको क्या कहलाती हैं, उस घटनाओं को हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत आती है। तो आपको एनसीईआरटी में पहली लाइन में लिखा भी है बात कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियरली हुआ, तो ये समझ में आया एक लाइन में। अब हम आपको क्या करना है कि जब इवेंट्स आपको जाइगोट बन जाता है, जाइगोट तो बना कहाँ बेटा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, एंड ध्यान रखिएगा जाइगोट इज द इंपॉर्टेंट की फीचर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, या फिर कह सकते हैं जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। और हमने बताया था कि फर्टिलाइजेशन इज द इंपॉर्टेंट फीचर, या फिर आपको इंपॉर्टेंट फीचर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था फर्टिलाइजेशन का या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का, क्योंकि जब तक वो फ्यूज नहीं होता तब तक आपको फर्टिलाइजेशन क्लियर नहीं होता, और आपको वो क्या कहते हैं बेटा, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर नहीं होगा। तो ये चीजें होती है। और हाँ, एक क्वेश्चन आपको और मैं भूल गया, आपको दे देते हैं कि हमने बताया था कि अनफर्टिलाइज्ड एग के द्वारा जो आपको प्रोसेस क्लियर होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। जैसा कि हमने बताया था कल, आपको एक वर्ड यूज किया था पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस मतलब हमने ये बताया था कि कुछ वर्ड ये थे, जैसे आपको रेप्टाइल्स में होते हैं, बर्ड्स टर्की में होता है, कुछ हमने बताया था आपको हनी बी में, इंसेक्ट्स में बताया था, हनी बी बड़ी एग्जांपल थी, जिसका एक वर्ड यूज किया था पार्थिनोजेनेसिस। वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसको नोट डाउन कीजिएगा, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि अनफर्टिलाइज्ड एग से आपको क्या होता था, फॉर्मेशन होता था, तो उसके लिए वर्ड यूज करते थे पार्थिनोजेनेसिस। तो क्लियर हुआ, सॉरी मैंने तो वो बता ही दिया आपको, तो क्वेश्चन आपको रहा नहीं गया। तो फिलहाल आपको देखा, तो फिर हम जाइगोट से स्टार्ट करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जाइगोट बना, जाइगोट बनने के उपरांत जितनी भी घटनाएं आपको डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से एक न्यू ऑर्गेनिज्म आपको क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, तो उस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। तो क्लियरली हमको ये पता चला। फिर उसके बाद हम आते हैं बेटा जाइगोट से क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट इन यूनिवर्सल इन एंड ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन। क्या क्या रहा है कि एनसीईआरटी में कि आपको जाइगोट जो होता है, जाइगोट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जाइगोट, और हम जानते हैं बेटा जाइगोट जो होता है, जाइगोट आपको क्या होता है, डिप्लॉयड नेचर में होता है। ध्यान रखिएगा, ये डिप्लॉयड होता है सर, डिप्लॉयड होगा, अर्थात जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम क्या बेटा, टू यानी वर्ड। तो ध्यान रखिएगा कि जाइगोट जो होता है डिप्लॉयड इन नेचर इन यूनिवर्सल, ये पूरा यूनिवर्सल है, ये चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म होगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें जब भी जाइगोट बनेगा तो बेटा वो क्या होगा, हमेशा डिप्लॉयड ही होगा। क्लियर हुआ। आगे की प्रोसेस में आपको कह रहा है, इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म इन द एक्सटर्नल मीडियम यूजुअली वाटर। ठीक है, यूजुअली वाटर। अब उसमें कंडीशन ये आपको देखना है कि बेटा कि जो आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो जाइगोट आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के उपरांत बनता है, तो इनमें क्या होता है कि आपको जो जाइगोट होता है, वो जाइगोट बनता कहाँ पे है, तो हमने कल आपको बता रखा था एक्सटर्नल और इंटरनल, तो मीडियम में बता रखा था बेटा कि एक्चुअली क्या होता है, एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका जो मीडियम होता है, वो मीडियम आपको होता है कौन सा, वाटर। और वाटर ही क्या करता है, वाटर में ही आपको क्या होता है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के उपरांत जो जाइगोट बनेगा उसका जो मीडियम होगा वो बेटा वाटर होगा। जैसे हमने वो फ्रॉक को बताया था बेटा कि मेल एंड फीमेल पास तो आते हैं, लेकिन वो अपनी एग्स को क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं आपको वाटर मीडियम में, और वहीं वो दोनों क्या होते हैं, वाटर मीडियम में फ्यूज होते हैं, और वहाँ पे ही क्या करता है, जाइगोट बनता है।
तो कंडीशन ये रहा जाइगोट आपको बनता है कहाँ पे, वाटर मीडियम पे। और यदि कहा जाए, और वही कहा जाए कि यदि आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कहा जाए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो हुआ उसमें जाइगोट जो बना उसके उपरांत तो उसका वाटर मीडियम था, और दूसरी आपको उसी के अंदर साइड में देखा जाए तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, जो बॉडी के अंदर आपको क्या होता है फर्टिलाइज करता था, जैसे ह्यूमन बींग्स में हमने देखा था, मैमल्स में देखा था, और रेप्टाइल्स में देखा था, बर्ड्स में भी देखा था उसके एग्जाम्पल्स। तो उनमें जो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो इनसाइड द बॉडी बनता है, या फिर जाइगोट कहाँ हुआ, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ था, तो आपको जाइगोट भी कहाँ बनेगा बेटा, फीमेल बॉडी के इनसाइड द फीमेल बॉडी। जो जाइगोट बनेगा वो इनसाइड द फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। तो कंडीशन ये रहा कि अब हमको मीडियम भी पता चला आपको कि जाइगोट यूनिवर्सल है, हर ऑर्गेनिज्म जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है वो क्लियरली एक्चुअली क्या होता है बेटा, आपको सब में जो जाइगोट बनेगा वो आपको नेचर कैसा रहेगा, डिप्लॉयड होगा, अर्थात गुणसूत्र के क्रोमोसोम्स के नंबर्स जो होंगे बिल्कुल आपको क्या होंगे, जाइगोट गुणसूत्र के क्रोमोसोम्स के नंबर आपको डिप्लॉयड होंगे, ठीक। तो कंडीशन ये मिला। अब बात आती है यहाँ से स्टैंडर्ड होती है जो एनसीईआरटी का मेंशन किया। Further development of zygote depend on the type of life cycle the organism has and the environment it is exposed to। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा एनसीईआरटी का। एक ही लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी, लेकिन आपको कहा जाता है ना, कहावत है कि यदि एक लाइन में कोई मुहावरा लिखा हुआ है, दोहा लिखा हुआ है, तो उसको हमको फ्लिप करके समझाना पड़ता है। तो एनसीईआरटी इज द वेरी इम्पॉर्टेंट बुक फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, या फिर कह सकते हो इन मेडिकल स्टूडेंट्स, बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट। उसकी एक एक लाइन इतनी अच्छी लिखा हुआ है कि वो अगर हमको समझाना पड़े तो यदि हम देखा जाए तो आपको पहला चैप्टर सिर्फ आप कह सकते हो ना सर, पहला चैप्टर तो सिर्फ आपको 7 पेज का है, लेकिन अगर हमको पढ़ाना पड़े तो आप पढ़ा लेते इतना कि जैसे लगता है कि 70 पेज का हो बेटा। तो ऐसा होता है कि वो एक मुहावरे टाइप को हमको डिफरेंट करके लिखी हुई है, उसमें सारी कहानियां छुपी हुई है, जिसको हमको क्या करना है, ब्रॉडर स्पेक्ट पे जाके आपको क्या होता है क्लियर करना पड़ता है। तो हम आते हैं उस लाइन पे, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज एंड द एनवायरनमेंट इट इज एक्सपेक्ट। आते हैं कि कह रहा कि इसका कहने का मतलब था ये कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, जो जाइगोट होता है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ से पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट जब डेवलप करता है तो वो डिपेंड करता है आपको लाइफ साइकिल पे, ऑर्गेनिज्म्स की लाइफ साइकिल पे, क्योंकि ऑर्गेनिज्म्स की लाइफ साइकिल बेटा आपको डिफरेंट टाइप की थी। तो अब बात आती है कि लाइफ साइकिल है क्या ऑर्गेनिज्म्स की, इसमें आपको पॉइंट क्या नोट करनी है, तो वो ध्यान रखिएगा कि यदि आपको हम बताते हैं कि बेटा जब जाइगोट डेवलप करेगा तो जाइगोट दो तरह से, कोई जरूरी नहीं है कि बेटा जाइगोट जो होगा वो जाइगोट से इम्ब्रियो बने, ये ध्यान से याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि जाइगोट से इम्ब्रियो बने, जाइगोट से आपको स्पोर का फॉर्मेशन भी होता है, जैसे आप लोअर प्लांट्स में होता है, एल्गी में एंड फंजाई में। एल्गी में हमको देखने को मिलता है बेटा एंड फंजाई में, एग्जांपल आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, तो हम उसको पूरा ब्रीफ में समझते हैं उस पॉइंट को कि जो एल्गी होती है एंड फंजाई होती है, उनमें जो आपको प्लांट बॉडी होती है, ध्यान रखिएगा, उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, क्लियर। जैसे आपको हमने बताया कि आपको एग्जाम्पल में अगर लिया जाए तो एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई में जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन बॉडी होती है, वो आपको क्या होती है बेटा, मेन बॉडी होती है हैप्लॉइड, ध्यान रखिएगा, हैप्लॉइड होती है मेन प्लांट बॉडी, ठीक। जैसे यदि हम कहा जाए उसकी जो बॉडी होती है वो थैलस होती है, थैलस होती है, थैलस मीन्स हमने बता रखा हुआ है कि आपको थैलस वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है, जिसमें हमने बता रखा हुआ है कि प्लांट बॉडी में ऐसे प्लांट जिनमें आपको लीफ, स्टेम एंड रूट क्या होते हैं डिफरेंशिएट नहीं किए जाते हैं, वो थैलस लाइक दिखाई देते हैं, इसलिए जो एल्गी होती है उनकी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल क्या होती है, थैलस, और वो थैलस हमेशा क्या होता है बेटा, आपको हैप्लॉइड होता है, उसकी मेन प्लांट बॉडी है, हैप्लॉइड होगा। अब कंडीशन आपको ये आती है कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से क्या होगा,
ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, तो हैप्लॉइड क्या करेंगे, दोनों इसमें से फ्यूजन करेगा, ठीक है, हैप्लॉइड से। तो क्या फॉर्मेशन होगा, जाइगोट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है, सीधा रखिएगा। तो जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट क्या नेचर का है, जाइगोट आपको जब जैसे ही बना, ये हैप्लॉइड था, अर्थात हमने बताया था क्या था बेटा, एन था, और ये जब दो आपको फ्यूज करेंगे तो आपको क्या बनेगा, 2n बनेगा, जाइगोट बना। अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि जाइगोट जब आपको बना 2n बना, तो जाइगोट से आपको अब डायरेक्टली क्या हुआ, यदि जाइगोट में क्या होती है, माइटोसिस हुआ, जनरली जाइगोट में माइटोसिस देखते हैं, एम्ब्रियो भ्रूण बना, तो आपको प्लांट बॉडी मियोसिस माइटोसिस हुआ, तो माइटोसिस के द्वारा भी आपको 2n ही मिलेगा एम्ब्रियो में। अब वो जनरली प्लांट बॉडी कैसे हैप्लॉइड है, तो प्लांट बॉडी आपको डिप्लॉइड मिल जाएगी। तो क्लियरली ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको माइटोसिस नहीं होता, यही जाइगोट क्या होता है, आपको बेटा क्या करता है, मियोसिस में भाग लेगा, ठीक, ये मियोसिस में भाग लेगा, अर्थात ये जाइगोट जो होता है मियोसिस में भाग लेगा, और मियोसिस के दौरान हमने देखा क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं, तो ये आपको बना देगा स्पोर का फॉर्मेशन करता है, ठीक, स्पोर बनेगा, और ये स्पोर आपका कैसा रहेगा, तो ये रहेगा क्या, तो ये रहेगा, क्यों, क्योंकि मियोसिस हुआ है, हमने देखा है मियोसिस के दौरान जो भी सेल बनती है उनमें क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। बेटा आपने सेल साइकिल पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, तो उसमें डिटेल में हमने पूरा बिल्कुल समझा रखा है। तो ये आपको बना 2n हुआ, सॉरी n हुआ 2n से। अब ये देखो स्पोर क्या करेगा बेटा, जर्मिनेट करेगा और बनाएगा क्या, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, ये हैप्लॉइड तो था ही, तो इसकी लाइफ साइकिल चलेगी। तो ऐसी साइकिल को हम कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म में मिलती है, जैसे हमने एल्गी में देखा और फंजाई में देखने को मिलता है, उसको कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, याद रखिएगा, उसको कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या हुआ बेटा, मीन्स क्या हुआ कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी हो, हैप्लॉइड, तो उसका बॉडी हैप्लॉन्टिक, फिर से आपको हैप्लॉइड में आपको कन्वर्ट हो रहा है। अंतर बस यहाँ से कि ये जाइगोट जो होता है मियोसिस भाग लेता है, तो ऐसे भाग लेने वाले जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा उसको हम कहते हैं बेटा आपको जाइगो स्पोर, सॉरी ऐसे कंडीशन को आपको क्या कहा जाता है, स्पोर को जाइगो स्पोर कहा जाता है। जो जाइगोट बनता है, जो जाइगोट से आपको स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं जाइगो स्पोर। एल्गी में आपको देखने को मिलता है जाइगो स्पोर मिलता है, क्लियर है। अब कंडीशन आती है इसकी, मियोसिस जो होगा, मियोसिस के अनुसार आपको स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो हमने बता रखा कि बेटा स्पोर आपको दो टाइप्स होते हैं, गैमेट और स्पोर में है कि गैमेट सदैव आपको क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और स्पोर हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा आपको हैप्लॉइड मिला स्पोर, और उसके बाद आपको क्या हुआ बेटा कि हमने यहाँ पे देखा आपको क्या मियोसिस हुआ, तो ये लाइफ साइकिल आपको क्या है, हैप्लॉइड। यदि वही डिप्लॉन्टिक कहा जाए, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, एंजाइटी को मेंशन किया हुआ। डिप्लॉन्टिक का मतलब तो मेन बॉडी जो होगी वो हैप्लॉइड नहीं होगी बल्कि क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। जैसे आपको कहा जाए टेरिडोफाइटा में, सॉरी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा छोड़ दो अभी, फिलहाल आपको क्या करिएगा जिम्नोस्पर्म, तो वो भी समझ लेते हैं बेटा, शायद आपको ये समझ में आएगा होगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद जाइगोट में मियोसिस, जाइगो मियोसिस होती है, जाइगोटिक मियोसिस उसे कहा जाता है जो जाइगोट में होती है, ध्यान रखिएगा। ऐसे मियोसिस जो जाइगोट में होती है उसको हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस कहा जाता है। ये क्लास 11 का चैप्टर हमने बताया होगा कहीं में, जाइगोटिक मियोसिस। मियोसिस कितने टाइप की होती है, जो हमने सेल साइकिल पढ़ रहे थे तो वहां पे मियोसिस जब हम बताएंगे क्लास 11 में, तो वहां पे हमने 3 तरह की जाइगोटिक मियोसिस, सॉरी मियोसिस के बारे में बताया होगा। क्या होता है जाइगोटिक मियोसिस, और हमने बताया स्पोरिक मियोसिस, और हमने बताया था आपको गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। तो अलग अलग आपको डिफरेंट टाइप का देखा था, तो दो चीजें आपको निकल के आई, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड जाइगोटिक मियोसिस, क्लियर है। अब हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को देख लेते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है बेटा, प्लांट बॉडी क्या होगी, हैप्लॉइड नहीं रहेगी, आपको कैसे रहेगी, डिप्लॉइड रहेगी। प्लांट बॉडी कैसे रहेगी, हैप्लॉइड नहीं रहेगी, आपको डिप्लॉइड रहेगी। डिप्लॉइड होती है अर्थात 2n होती है। तो कंडीशन हमको क्या मिला, इनमें क्या होती है कि मियोसिस होगा, मियोसिस के दौरान क्या बनेगा बेटा, गैमेट बनेगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा, मियोसिस करेगा, मियोसिस होगी, मियोसिस के द्वारा आपको क्या बना, गैमेट।
गैमीट बने। गैमीट के बाद आपको क्या मिलेगा बेटा, गैमीट दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, दोनों दो गैमीट होंगे, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट होगा बेटा। तो दो गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे तो आपको क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा। जैसा आपको हमने बताया जिम्नोस्पर्म में होता है और एंजियोस्पर्म में, और डिप्लॉइडिक टाइप का क्या कहते हैं एनिमल्स में होता है बेटा, ह्यूमन बीइंग्स में होता है, मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, सब में जो होता है वो लाइफ साइकिल आपको डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो कंडीशन ये भाई, ये जाइगोट आपको क्या करेगा बेटा, डेवलपमेंट करेगा। इसमें आपको माइटोसिस होगा, माइटोसिस के द्वारा डिवीजन होता है यहाँ पे, माइटोसिस के द्वारा डेवलप करेगा। और प्लांट बॉडी कैसे बनेगी, आपको टूयन तो यहाँ पे बना हुआ है, टूयन होगा तो बॉडी भी क्या होगी, टूयन होगी, अर्थात डिप्लॉइडिक होगी। तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। क्लियर हुआ, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉइडिक। कहने का मतलब एनसीईआरटी ये मेंशन कर रहा है। अब आपको एक और आगे तीसरी कौन सी लाइफ साइकिल होती है तो बेटा वो डिस्कस करते हैं। वो आपको होती है हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। वो एग्जाम बेटा ध्यान से सुनिएगा। वो कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है ब्रायोफाइटा में एंड टेरिडोफाइटा में। ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी होती है, ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड। एक्चुअली उसकी प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। उसमें क्या होता है बेटा, उसमें आपको जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या करेगा, उसमें आपको गैमेटिक द्वारा उसमें आपको डिप्लॉइड प्लांट बॉडी भी आपको फॉर्म करेगा। क्या रखिएगा, सुनिएगा, उसमें दोनों स्टेज पाए जाते हैं। मेन प्लांट बॉडी हुई हैप्लॉइड, और उसके बाद वो उस साइकिल में आपको डिप्लॉइड बनेगा। उसमें डिप्लॉइड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा जाइगोट के द्वारा उपरांत। फिर उसमें फर्दर क्या होगी, मियोसिस होगी, गैमीट बनेगा, और उसके बाद आपको क्या होगा, फ्यूजन होता है, और लास्ट में आपको जाके क्या होगा, फिर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। तो वो लाइफ साइकिल आपको दो बार समझ में आती है कि डिप्लॉइडिक डिप्लॉइड भी फेज उसके पाए जाते हैं, और क्या होते हैं हैप्लॉइड तो आपको पाए जाते हैं। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, बीच में आपको डिप्लॉइड फेजेस पाए जाते हैं, गैमेटोफिटिक जनरेशन भी पाया जाता है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं आपको हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। तो ध्यान रखिएगा, एक साइकिल आपको लास्ट में मिली हैप्लो, एनसीईआरटी में कहीं लिखा होगा हैप्लो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल किसमें देखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल आपको नोट कर लीजिएगा। ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पे आपको प्लांटिक और डिप्लॉइडिक आपको लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, जैसे हमने बताया ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। बाकी में आपको डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल मिलती है हर क्लास में, और शुरुआत में जो आपको सिंपल जो प्लांट्स होते हैं उनमें आपको कैसा मिलता है, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। तो क्लियर हुआ, यहाँ पे हमने लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया बेटा। आपको जो एनसीईआरटी में दे रखा हुआ था कुछ 20 पे। अब आते हैं बात, आगे चलते हैं बेटा कि जाइगोट में आपको आर्जन डिप्लॉइडिक हैप्लॉइडिक सब। अब आते हैं जाइगोट इज द वाइटल लिंक द इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन द ऑर्गन ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। एवरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बीइंग लाइफ इज द सिंगल सेल द जाइगोट। क्लियर हुआ, बड़ा अच्छी पॉइंट लिखा हुआ कि कह रहा है एनसीईआरटी कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट इज द इंटरलिंक या फिर इंटरलिंक बिटवीन द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अर्थात कह सकते हो कि जैसे यदि हमने कहा कि वन जनरेशन है, एक जनरेशन है, वन जनरेशन है, ये क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म है, ये बेटा आपको क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा। ठीक, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ये क्या बनाएगा, गैमीट। ठीक, गैमीट का फ्यूजन होगा तो बनेगा क्या बेटा, गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के डेवलपमेंट से क्या बनेगा, इंसो नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन तो आपको मिला
कि मिडिल पार्ट जो होता है ये इंश्योर करता है, जाइगोट इंश्योर करता है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन आती है, क्योंकि जाइगोट अगर डेवलप नहीं होगा तो बेटा आपको नेक्स्ट जनरेशन आपको क्या होगी, इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये इंश्योर करता है, इंटरलिंक्स होता है बिटवीन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन के बीच का वो इंटर रिलेशन होता है, कनेक्शन होता है, जो एनसीईआरटी में आपको मिल सकेगा। फिर उसके बाद यदि कहा जाए कि ह्यूमन बीइंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो लाइफ आपको स्टार्ट होती है वो बेटा एक सिंगल सेल से होती है। जब भी आपको जाइगोट बनता है बेटा, वो जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल, सिंगल सेल एक ही होता है। और सोचिए इसी जाइगोट से ही क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग की पूरी क्या होता है, नई इंडिविजुअल्स की उत्पत्ति होती है। तो कंडीशन वो लाइन में लिखा हुआ था कि जाइगोट इंटर कनेक्शन होता है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के बीच का, उसके बाद सिंगल सेल का बना होता है। यहाँ तक कि ह्यूमन इसमें इंक्लूड किया गया है, ह्यूमन की बॉडीज भी या ह्यूमन की जनरेशन आपके एक सिंगल सेल मात्र जाइगोट से ही क्या होती है, आपको निर्मित होती है। ठीक, तो ये कहानी कि आपको आगे की पॉइंट आपको देखते हैं। दिया दूसरा इफेक्ट आपको दिया है एम्ब्रियोजेनेसिस। अब आपको एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर हुआ? अगली पॉइंट आपको बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का the formation of embryo from zygote, this process is called as the embryogenesis। अर्थात क्या कहते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के प्रोसेस को, फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब इसके उपरांत क्या क्या घटनाएं घटित होती है वो हम देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में। तो ध्यान रखिएगा कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोस सेल डिवीजन और माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। देखिए जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो कैसे हुआ जाइगोट का, बड़ी क्लियर है फंडामेंटल यहाँ पे कि जाइगोट सिंगल सेल का है, एम्ब्रियो जो होता है मल्टी सेल होता है। यदि कोई ऑर्गेनिज्म बनेगा मल्टी सेल, जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए लिया जाए बेटा, तो आपको हमने अभी बताया कि सिंगल सेल से ही उत्पत्ति होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। तो अर्थात ये जो जाइगोट क्या होता है इन प्रोसेस इन एम्ब्रियोजेनेसिस इंक्लूड्स द जाइगोट अंडरगोज द डिवीजन, सेल डिवीजन। इनमें सेल का डिवीजन होता है, अर्थात वो किस टाइप का डिवीजन होगा, तो आपको डिवीजन होगा माइटोसिस डिवीजन होगा। यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, माइटोसिस डिवीजन होगा बेटा। और माइटोसिस डिवीजन होगा, एक वर्ड और यूज किया गया माइटोसिस डिवीजन के साथ साथ उसमें आपको क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन भी होता है। सेल डिफरेंशिएशन आपको साफ साफ लिखा हुआ है, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन होता है, अर्थात अब कहोगे सर माइटोसिस डिवीजन तो जानते हैं, ये सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको भी आपने पढ़ा होगा प्लांट वाले चैप्टर, सॉरी बॉटनी वाले चैप्टर में बताया होगा कहीं। जैसे जब आपको बेटा क्या होता है कि सेल डिफरेंशिएटर का मतलब सिंगल सेल होता है, जब उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है तो उसमें ग्रुप ऑफ द सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ढेर सारी सेलों का फॉर्मेशन हो जाता है। जब ढेर सारी ग्रुप ऑफ द सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो कंडीशन क्या आती है कि उनमें सेलें जो होती हैं अपने लेबल्स के आधार पे उनमें क्या होता है, डिफरेंशिएट कर जाती है। डिफरेंशिएट मतलब वो सेलें एक तरह की नहीं होती है, बंच ऑफ द क्लस्टर ऑफ द सेल जो बनता है, जो आपको जैसे स्टेज ब्लास्टोसिस्ट बना या फिर मालमा स्टेज आती है, तो उसमें आपको क्या होता है, भ्रूण का जब विकास होता है तो क्लस्टर ऑफ सेल जो होता है वो सारी सेलें एक जैसी नहीं होती है, उनमें हर सेल डिफरेंट टाइप्स की होती है, अपना डिफरेंट विभाजन कर लेती हैं और उसमें सेल डिवीजन होता रहता है और वो डिफरेंशिएट होती रहती है। और उस डिफरेंशिएशन की वजह से ही क्या होता है, अलग अलग सेल आपको क्या होती है, अलग अलग ऑर्गन का फॉर्मेशन हो। जैसे सपोज दैट करो हमारा जब आपको ह्यूमन बीइंग्स के जब एम्ब्रियो बनते रहेंगे तो उनके सेल का डिफरेंशिएशन होगा, तो कुछ सेल तो ऐसी नहीं होंगी जो हमारे किसका निर्माण की होंगी, लीवर का। कुछ सेल ऐसी होंगी जिनका लीवर का वर्क क्या था बेटा, हार्ट का निर्माण करना। कुछ सेल्स ऐसी थी जिसका काम क्या था, आपको
ब्रेन का निर्माण करना, नर्वस सिस्टम का निर्माण करना। कुछ सेल ऐसी थी उसमें जो आपको किसका निर्माण करती है, बोन मैरो का, या फिर आपको क्या कहते हैं, बोन्स का निर्माण करती है। कुछ सेल ऐसी थी जिसने निर्माण किया हमारे स्किन का फॉर्मेशन, अदर हमारे हेड का या फिर लिम्स का, ये सारे फिंगर्स का। तो कहने का मतलब ये तात्पर्य यही है कि उसमें सेल का डिफरेंशिएशन होता है और अलग अलग टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है और वो टिश्यू अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, जो आपको एनसीईआरटी में मेंशन किया होता है। इस स्लाइड में भी आपको क्या होगा कि ये लिखा होगा, और ये सारे आपको क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर हमने बता दिया लेक्चर में बेटा कि सेल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होगा, सिंगल सेल जाइगोट होता है, जब उसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ तो क्लस्टर ऑफ सेल का ग्रुप बढ़ता रहता है, सेल बढ़ती रहती है, उनका इंक्रीज होता है, वो सेल उनके नंबर से इंक्रीज करते हैं और उसमें से सेल क्या होती है, डिफरेंशिएट होती रहती है लेवल के आधार पर। कौन सी सेलों को क्या फर्क दिया गया है, क्या एबिलिटी है उसकी, उसके आधार को डिवाइड कर डिफरेंशिएट कर लेती है और अलग अलग टिश्यूज का निर्माण करते हैं और अलग अलग टिश्यू से ही क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो क्लियर है ये का। अगली पॉइंट आपको जाते हैं कि एनसीईआरटी का लिखा हुआ है कि एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू विविपेरस एंड ओविपेरस। कह रहा है कि एनिमल्स जो होते हैं वो कैटेगरी में, दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा। एनिमल्स कैटेगराइज, एनिमल्स की बात हो रही है बेटा। एनिमल्स जो होते हैं वो दो कैटेगरी में आपको क्या किए गए हैं, बांटे गए हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखिएगा, ओविपेरस, ओविपेरस लिखा हुआ है, एंड विविपेरस, एंड विविपेरस, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है, सीधा सीधा इसका तात्पर्य होता है एग लेइंग एनिमल। ध्यान रखिएगा, ओविपेरस का मतलब होता है एग लेइंग, अंडे देने वाले जो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओविपेरस। और विविपेरस का अर्थ बेटा जो आपको बच्चे देते हैं, चाइल्ड बर्थ, जो बच्चे देने वाले होते हैं उनको हम कहते हैं विविपेरस। तो दो वर्ड आपको एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि एनिमल्स इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट, एक विविपेरस एंड ओविपेरस। विविपेरस मींस ऐसे होते हैं एनिमल्स जो आपको क्या होते हैं, आपको एग देते हैं। अब इनमें क्या होता है बेटा, इनमें यदि कहा जाए विविपेरस और ओविपेरस, इन दोनों में क्या कंडीशन इन्वॉल्व होती है कि इनमें जो होता है कि जो जाइगोट होता है, वो जाइगोट आपको या फर्टिलाइज हो, फर्टिलाइज जाइगोट जो होता है वो बॉडी के बाहर भी डेवलप कर सकता है या इनसाइड द बॉडी डेवलप करेगा। यदि बॉडी के बाहर आपको डेवलप करेगा तो वो आपको क्या कहलाता है, एग लेइंग वाले होते हैं। और उस जाइगोट में आपको ऊपर से क्या होती है, हार्ड कवरिंग मिल जाती है। इन विविपेरस की बात कर रहे हैं, इन विविपेरस में क्या होता है कि जो आपको जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर आपको लिखा भी होगा बेटा लास्ट में कि आपको इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड फर्टिलाइज एग कवर्ड बाय द हार्ड कैलकेरियस सेल्स, कि जो विविपेरस ओविपेरस एनिमल्स होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, वे आपको एग्जांपल में दिया है। आपको क्या एग्जांपल, आपको ध्यान रखेगा, एग्जांपल भी आपको ले सकते हो बेटा, एग्जांपल नहीं लीजिए ताकि नोट डाउन है। आपको क्या है, रेप्टाइल्स आते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स आती हैं, बर्ड्स आती हैं, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स को यूज किया, रेप्टाइल्स बर्ड है, सॉरी जो हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एग लेइंग वाले होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर जो जाइगोट होता है, जाइगोट इज कवर्ड बाय हार्ड लेयर, और वो लेयर कैसे होती है, कैलकेरियस सेल की बनी होती है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्लियर हो, कैल्शियम का आपको वो देखे ना बर्ड्स के, भाई मुर्गी का अंडा देख लीजिए ना, उसमें जो हार्ड कवरिंग सफेद की होती है वो आपको जाइगोट होता है, उसके अंदर ही जाइगोट होता है और उसके ऊपर आपको क्या होता है, हार्ड कवरिंग बनी हुई है सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि उसका डेवलपमेंट क्या होता है आउटसाइड द बॉडी, वो बॉडी फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, वो फीमेल बॉडी के बाहर आपको क्या हो रहा है कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए क्या होता है कि वो बॉडी के बाहर जब डेवलपमेंट करते हैं तो उसको सुरक्षित रखने के हार्ड कवरिंग का डेवलपमेंट होता है जो कैलकेरियस सेल्स की बनी होती है, और वो आपको सेफ रखता है इन्वायरमेंट से।
और उसको देखो ना कि हैचिंग के लिए, और वो जैसे जैसे डेवलप करेगा, डेवलप कंडीशन आती रहती है बेटा, वो डेवलपमेंट होता रहता है, और एक पीरियड के बाद, एक टाइम फ्रेम के बाद क्या होगा कि वो एग से क्या होते हैं हैच होगा, और उसमें से क्या करेगा, एक चूजा है, एक मुर्गी के बच्चा निकल आता है, देखो ना, तो वो हैचिंग होते हैं। हैचिंग का प्रोसेस ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है एग्जाम में। हैच का मतलब होता है जब टाइम पीरियड उसका क्लियर हो जाता है, कंप्लीट होता है, तो उसमें हैचिंग होती है, अर्थात वो एग्स क्या होता है, ब्रेक डाउन करती है उसके कैरियर्स में, और उसमें से क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप निकलता है। क्लियर हुआ? तो ये प्रोसेस आपको लिखा था उसमें। अगर वो अंदर एक दूसरे हैच में लिया जाए, अंदर विविपेरस में लिया जाए, तो उसका अपोजिट क्या होता है, जो डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, जायगोट इज डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी। ये इनमें क्या होता है, विविपेरस एनिमल्स में जो चाइल्ड बर्थ करते हैं, इनमें जो एनिमल्स में जो क्या कहते हैं जायगोट होगा, वो फीमेल की बॉडी के अंदर डेवलप करेगा बिल्कुल, और फीमेल के बॉडी की डेवलपमेंट के बाद वो क्या करेगा बेटा, डेवलपमेंट के बाद वो में जाके, आप जैसे ह्यूमन बीइंग्स में एनिमल्स है, कुछ मैमल्स है, ये जायगोट डेवलप इनटू द यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल गैमेट आफ्टर अटैचिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड यंग वन आर द डिलीवरी आउट ऑफ द बॉडी इन फीमेल ऑर्गन। कुछ पीरियड के बाद उसमें डेवलप करता रहेगा, कुछ सर्टेन पीरियड व्यतीत होगा, जो एनसाइड में लिखा हुआ कि व्यतीत होगा फीमेल बॉडी के अंदर, उसमें यंग वन बनेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, वह डेवलप करेगा उसमें। जब वो फुल्ली डेवलप हो जाता है तो कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको बेटा क्या होता है, डिलीवर हो जाता है। डिलीवर का मतलब वो आपको फीमेल बॉडी से बाहर आता है, उसको कहते हैं डिलीवरी। और जब तक डेवलप चलता है बेटा, उस जायगोट का या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बॉडी में चलता है, और जब तक डिलीवर नहीं होता, उस टाइम फ्रेम को याद रखिएगा, क्या कहते हैं उसको, गैस्टेशन पीरियड कहा जाता है। विविपेरस में मिलता है गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहा जाता है, गैस्टेशन पीरियड कहा जाता है। पीरियड from development of zygote into the young one, या फिर डिलीवरी तक, तो वो आपको पीरियड क्या कहलाता है, गैस्टेशन पीरियड कहलाता है। गैस्टेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। और ऐसे यंग वन आपको क्या होते हैं, ग्रेटर क्या होते हैं, सर्वाइबिलिटी रखते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको बेटा जानते हैं कि रेप्टाइल्स में या बर्ड्स तो आपको कैरी करके पैरेंटल केयर देखने को मिलता है, लेकिन रेप्टाइल्स में देखा गया बेटा, रेप्टाइल्स में जैसे स्नैक्स हुआ, वो अपने एग्स की लेइंग करके बेटा वो अपने एग्स की देखभाल नहीं करते हैं, वो कहीं पे रहते हैं, उनको पैरेंटल केयर नहीं देखा जाता, तो उनके एग्स भी क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, कोई प्रेडेटर आता है खा जाता है, तो उसमें सर्वाइबिलिटी के चांसेस जो होते हैं बड़े कम होते हैं अपेक्षा किसके, आपको विविपेरस। तो विविपेरस कैसे इन्वॉल्व, हमने बताया ना कि जैसे जैसे लाइफ इन्वॉल्व होती गई, प्रकृति ने, नेचर ने अपना सुटेबल क्या होता है मेथड चुन लिया कि हमको क्या मेथड चुनना है जिसकी वजह से सर्वाइबिलिटी हमारी अधिक बन जाए। तो जैसे विविपेरस में होता है, विविपेरस में हमने देखा हुआ है कि बेटा पूरा का पूरा डेवलपमेंट क्या होता है, बॉडी के अंदर ही हो रहा है, और जब डेवलप पूरा हो जाता है तब वो बॉडी की फीमेल से बाहर आता है। जैसे कोई भी काऊ ले लिया जाए, लान का काऊ का बच्चा हो, वैसा होता है, डॉग के और एनिमल। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा। एक बुक्स है, उस बुक्स का नाम नहीं मालूम है, कहीं से मुझे नॉलेज इंफॉर्मेशन मिली है, तो सैपियंस बुक्स का नाम है। उसमें साफ साफ बड़ी इंपॉर्टेंट थॉट लिखी हुई है। तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो दो पैरों पे चलते हैं, ह्यूमन बीइंग से होते हैं ना, दो पैरों पे चलते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जब दो पैरों पे चलना सीखे, दो पैरों पे चलने के लिए उनको अपनी लाइफ में बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्या होती है, घटना घटी है कि बेटा उनको बहुत ही एक चीज़ को क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना पड़ा। और वो पॉइंट होती है क्या, उससे इसी बेबीपेरस से कंडीशन ये रही कि जो ह्यूमन बीइंग की बर्थ की रेट थी, पीरियड था, वो थोड़ा फास्ट हो गया बेटा, जल्दी हो गया, पहले की अपेक्षा जल्दी हो गया, जिससे क्या होता है, जो ह्यूमन का चाइल्ड होता है, जो बर्थ करता है, वो अनडेवलप होता है। इसीलिए ह्यूमन के चाइल्ड को केयर करने की आवश्यकता होती है। कभी सुना है कि यदि ह्यूमन बीइंग का बर्थ हुआ, किसी चाइल्ड का बर्थ हुआ, अगर मदर उसकी केयर न करे कुछ सालों तक, तो बेटा वो इम्पोर्टेंट ही है कि वो सर्वाइवल नहीं कर पाए, इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं हो पाए। कारण ये कि दो पैरों पे चलने लगा। दो पैरों का कारण इसलिए उससे रिलेटेड कहोगे सर, उससे रिलेटेड क्या कि जब आपको चार पैरों पे चलते थे तो उसका प्रेशर बेटा उसके ओवरियन जो सर्विक्स होती है वहां पे अधिक नहीं पड़ता था।
लेकिन जैसे दो पैरों पे स्टैंड करके चलने लगा तो उसका प्रेशर फीमेल का जो उसके यूट्रस पे, ओवरियन पे, इन पे ज्यादा पड़ने लगा, जिसकी वजह से ही नेचर ने ऐसा मेथड अपनाया तो उसको जल्दी से डिलीवर करना पड़ा टाइम पीरियड से पहले। कभी कभी देखा 9 महीने की नहीं, 6 महीने के बच्चे, 7 महीने के बच्चे पहले हो जाते, वो उनको सर्वाइबिलिटी अधिक नहीं हो पाती है, लेकिन उनको देखना पड़ता है। इसी की अपेक्षा क्या होता है, अगर जंतुओं को देख लो बेटा, काउ को, वो गाय का बछड़ा देखो पैदा होते ही क्या करता है, 1-2 घंटे के बाद दौड़ने लगेगा, लेकिन ह्यूमन बींग्स का बच्चा क्यों नहीं दौड़ने लगता? रीजन बस ये अनडेवलप्ड है, पूरा डेवलप नहीं है, उसको और केयर करने की जरूरत है, ताकि वो बहुत देर तक केयर करने की, 1-2 साल तक, हम 6 महीने तक केयर करते हैं, 1 साल तक, जब वो डेवलप कर जाता है पूरी तरह से, तब वो रनिंग करने के लिए अवेलेबल होता है, बोलने के अवेलेबल होता है। ये सारी एबिलिटी क्या होता है, वो बाहर आके सीखता है। इसीलिए अदर एनिमल्स की अपेक्षा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उनके सीखने की क्षमता क्या होती है, अदर एनिमल्स की अपेक्षा क्या होती है, हायर क्लास की होती है। वो अपने मदर से, अपने पेरेंट्स से, अपने इन्वायरमेंट से, अदर एनिमल्स की एबिलिटी से अधिक सीखने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अनडेवलप्ड होकर डिलीवर्ड हुए थे। अगर कहा जाए कि दूसरे एनिमल्स की, तो वो बिल्कुल अपने अपने इनसाइड द बॉडी, मदर की बॉडी के अंदर ही बेटा फुल्ली पूरी सीख जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं, तब जाके उनका बर्थ होता है, तो उनको चांसेस ये कम होते हैं सीखने के, इसलिए ऐसा होता है। तो ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने बताई। ये क्या होती है, सैपियंस नाम एक बुक है बेटा, उसमें लिखा हुआ था, किसी साइंटिस्ट ने लिखा हुआ था। तो पॉइंट आते हैं क्लास में, इसलिए कि इस ग्रेटर ये सर्वाइबिलिटी अधिक रखते हैं बीबी पेयर्स के जो चाइल्ड होते हैं, और ओवी पेयर्स के क्या होते हैं, इनकी अपेक्षा ये अधिक होता है। तो ये आंसर मिलते हैं। और लास्ट पॉइंट पे चलते बेटा, इन क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट। यदि फ्लावरिंग प्लांट में देखा जाए, क्लियर होगा, फ्लावरिंग प्लांट में जायगोट कहाँ बनता है, जायगोट क्या करता है, कहाँ पे डेवलप करता है, तो ध्यान रखिएगा फ्लावरिंग प्लांट में आपको जायगोट, आपको क्या है, जायगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल after fertilization the sepals, petals and stamen of the flower is formed। मतलब कहने का ये कि फ्लावर वाले जो प्लांट होते हैं उनमें जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है वो इनसाइड द ओव्यूल होता है। अब बात करोगे कि ओव्यूल क्या होता है, तो बेटा हम थोड़ा सा वो स्टडी करते हैं कि आपको हमने ओव्यूल बता रखा था, आपको याद होगा किसी लेक्चर में हमने फ्लावर का पूरा डिटेल हमने बनाया था। और यदि नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर आपको चैप्टर नंबर 2 में जो आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, तो वहाँ पे डिटेल में आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं कि जो जायगोट होता है, ये जायगोट जो आपका होता है, ये जायगोट आपको क्या होता है, इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, वो आपको डिफरेंट करता है, कहाँ पर डेवलप करता है, ओव्यूल, इनसाइड द ओव्यूल, यानी कि इनसाइड ओव्यूल। बात आती है ये कि ओव्यूल क्या होता है, तो ओव्यूल ध्यान रखिएगा, ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको हमने एक वर्ड आपको यूज किया था फ्लावरिंग प्लांट पे, पिस्टिल बताया। पिस्टिल का जो बेसमेंट होता है, ऊपर स्टिग्मा बता रखा था, सिलिंड्रिकल टाइल के नीचे आपको बेसमेंट पे फूला हुआ भाग, जिसको हमने कहा था ओवरी। ओवरी के अंदर आपको क्या पाया जाता है, ओव्यूल, जस्ट लाइक याद है। तो ओव्यूल के अंदर आपको ये ध्यान रखिएगा, ओव्यूल के अंदर आपको एक का फॉर्मेशन है, ओव्यूल के अंदर फॉर्मेशन होता है आपको मेगा स्पोर का। फ्लावरिंग प्लांट में मेगा स्पोर जो बनता है, मेगा स्पोर ही क्या करेगा, डेवलप करेगा बेटा, और वो फॉर्म करेगा, क्या करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या उपरांत होगा, क्या बनेगा, एक बनेगा। अब सोचिए इतनी सी कहानी कि वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाई एक, और एक कहां पाया गया आपको, ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल क्या, ओव्यूल दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ आउटसाइड द एम्ब्रियो, सॉरी क्या कहते हैं, एक के बाहर जो प्लांट में होता है, ओवरी के अंदर जो आपको ओव्यूल मिला, ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर मिलता है, मेगा स्पोर के अंदर आपको फीमेल गैमेटोफाइट होती है, फीमेल गैमेटोफाइट आपको एक होता है। और सोचिए कि फर्टिलाइजेशन करना होगा तो आपको पॉलन ग्रेन्स को या मेल गैमेटोफाइट को कहां तक पहुंचना होगा, एक को। तो हमने बताया था पॉलन ट्यूब कैरी करती है, जिसके लिए हमने वर्ड यूज किया था, वो हमने क्वेश्चन में आपको दे रखा हुआ है। तो ये सारी कहानी आपको, तो वो क्या करता है कि बेटा, अब आपको सीधे सीधे लिखा हुआ है इनसाइड में कि जायगोट इज डेवलप्ड इन फ्लावरिंग प्लांट इनसाइड द ओव्यूल। और उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो सेपल्स होते हैं और पेटल्स, ध्यान रखिएगा, सेपल्स सब पढ़े हुए बेटा, सेपल्स पेटल्स और क्या होते हैं, जिसे आप कहते हैं ना सेपल्स, पेटल्स और क्या कहते हैं, स्टमेन, ये सारे के सारे आपको क्या होते हैं बेटा, झड़ जाते हैं या फिर गिर जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। क्यों, क्योंकि अटैच सिर्फ कौन बचा रहता है, वो पिस्टिल। आपको याद है सारे झड़ जाएंगे, स्टमेन भी झड़ जाएगा, सेपल्स भी झड़ के निकल जाएंगे फ्लावर से, पेटल्स भी झड़ के निकल जाएंगे, और अटैच रहेगा तो सिर्फ कौन रहेगा, पिस्टिल रहेगी, और कौन सा पार्ट रहेगा, ओवरी पार्ट।
क्लियर बात? ओवरी वाला पर क्यों? क्योंकि ओवरी के अंदर ही आपको ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर ही आपको क्या मिला हुआ जायगोट। इसी को तो डेवलप करना, तभी तो एम्ब्रियो मिलेगा उसका। तो ये जायगोट आपको क्या हुआ कि उस ओव्यूल के अंदर रहता है बेटा, उसका डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट होने के बाद आपको ध्यान रखिएगा कि ये जायगोट जो होता है, ध्यान रखिएगा इनसाइड द जायगोट है, तो जो आपको ओवरी होती है, ओवरी जो होती है वो डेवलप करने के बाद ओवरी जो होगी, ये ओवरी जो डेवलप करेगी और मॉडिफाइड होकर निर्माण करेगी किसका बेटा? फ्रूट का। ठीक, याद रखिएगा ओवरी से किसका फॉर्मेशन होता है? फ्रूट का। क्लियर हुआ? और जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल से फॉर्मेशन होता है किसका? सीड। ये दे रखा है आंसर की लास्ट पॉइंट चल रही है। तो ओवरी से आपको किसका निर्माण होता है? फ्रूट का। एंड आपको ओवरी से क्या बनता है? सीड। तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स में कैटेगरी में, उसमें आपको ये ओवरी पाई ही नहीं जाती, उसमें डायरेक्टली ओव्यूल ही पाया जाता है। इसलिए उनमें क्या होता है? फ्रूट नहीं लगता जिम्नोस्पर्म में, सिर्फ क्या पाई जाती थी? सीड। इसीलिए तो उसका नाम रखा गया है क्या? जिम्नोस्पर्म। नायकेट सीड है, ठीक है, उसको कवर करने वाला कोई फ्रूट आपको इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो ये इससे डेवलप होता है। और ओवरी के बाद जो फ्रूट होता है, आपको ध्यान रखिएगा फ्रूट के ऊपर एक थिक वाल पाई जाती है, थिक वाल होती है, कवर्ड किए रहती है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्प कहते हैं। ये कवर्ड होता है बेटा, कवर्ड विथ पेरिकार्प। तो क्लियर हो गया? ये पेरिकार्प भी याद रखिएगा। जो मोटा सा आवरण होता है आपको फ्रूट के ऊपर, उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, वो आपको क्या होता है? कवर किया रहता है। तो क्लियर हुआ? तो सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ। और इसके बाद आफ्टर डिस्पर्सल, उसके बाद बेटा डिस्पर्सल के बाद क्या होता है कि आप उसको कलेक्ट करते हैं, सीड को रखते हैं, फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वो सीड क्या होता है? फिर जर्मिनेट करता है, क्योंकि सीड के अंदर एम्ब्रियो है। ध्यान रखिएगा जायगोट ने एम्ब्रियो बना के वहां पे रखा है, उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है फिर से आपको क्या होता है? एक नया पौधे में निर्माण हो जाता है। तो ये कहानियां स्टैंडर्ड लेवल की बेटा, आपको जो भी थी बड़े इंटरेस्टेड पॉइंट आप भी उस एनसीईआरटी का लास्ट तक आपको क्लियर किए हुए। और ये फिगर देख लीजिए, आपको थोड़ा सा फिगर दिया हुआ है, ये देखिए जो यस और पी दिया हुआ, ध्यान रखिएगा यस का मतलब सीड दिया हुआ, पी का मतलब होता है पेरिकार्प। क्लियर हुआ? जो ओव्यूल है वो सीड बना रहा है यस से, और जो पी वर्ड दिया हुआ वो पेरिकार्प कर दिया कि सीड को कवर करने के लिए, अर्थात फ्रूट होता है, फ्रूट पे कवरिंग होती है। जैसे आपको देख लो ना भाई, नाम ले लो वो अमरूद का, हम जब भी अमरूद खाते हैं हम क्या खाते हैं? ओवरी को खाते हैं। सीड उसके अंदर आता है तो सीड को खा लेते हैं, तो मान लीजिए आपने क्या खा लिया? ओव्यूल को खा लिया। तो ये सारे आपको वर्ड आपको यूज करते हैं। तो बेटा आपका लेक्चर थोड़ा हमें बता दें, थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। तो फिलहाल आपके यहाँ पे चैप्टर स्टॉप होते हैं और आपको ये निवेदन करते हैं कि बेटा अब तक इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करेगा, आप थोड़ा समय दीजिए आधा एक घंटे तक, तो इस चैप्टर को देखिए और आपको जहाँ पे भी लेक्चर में समझ में नहीं आएगा, जो पॉइंट एनसीईआरटी मैंने कहा एनसीईआरटी लेकर बैठिए, एनसीईआरटी की जो लाइन आपको समझ में नहीं आई हो वो आप हमसे करेगा। और कुछ क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है आप दे दीजिएगा, हम इसका एक लेक्चर जो भी 15-20 मिनट का लें और उसमें आपको क्लियर करके आपको दे देंगे, ताकि आपको बिल्कुल ये चैप्टर समझ में आ जाए। और जब भी इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बने तो बेटा आपसे मिस ना हो और 100% आप क्या करें कर सकते। क्लियर बा? तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, बाय।